नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देश के विभाजन के चैप्टर पर अब सियासी गदर छिड़ा है। वजह है विभाषण विभीषिका पर एनसीईआरटी का स्पेशल मॉड्यूल, जिसमें ये बताया गया है कि भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति या पक्ष की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए 3 लोग और 3 पक्ष जिम्मेदार थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बंटवारे की मांग उठाई, कांग्रेस, जिसने बंटवारे को स्वीकार कर लिया, और अंत में लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने बंटवारे को लागू किया। लेकिन एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल के सामने आने के बाद अब सियासी गलियारे की तपिश भी बढ़ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर ही एनसीईआरटी ने मॉड्यूल तैयार किया है, ये बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है कि ऐसी किताब को तो जला ही देना चाहिए। तो बीजेपी ने पूछा कि सच्चाई से कांग्रेस को इतना दर्द क्यों, इतना दुख क्यों, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि विभाजन के लिए नेहरू जिम्मेदार थे। लेकिन सवाल है कि आखिर विभाजन की सच्चाई क्या है और असल में कितने लोग विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। आज इसी अहम मुद्दे पर, बड़े मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ पैनल के तौर पर मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हुआ, लेकिन बंटवारे की आग में हजारों जिंदगियां खाक हो गई। देश का विभाजन हुआ और धार्मिक उन्माद के अधिकार में लाखों जिंदगियां गुम हो गई। विभाजन ने भारत को ऐसा दर्द दिया जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लाखों लोग लापता हो गए। लेकिन सवाल खड़े हुए कि आखिर विभाजन का जिम्मेदार कौन था? कौन था जिसने बंटवारे की लकीर खींची? इस सवाल का जवाब विभाजन की विभीषिका पर तैयार एनसीईआरटी के खास मॉड्यूल में दिया गया है। एनसीईआरटी के खास मॉड्यूल में बताया गया कि भारत का विभाजन किसी एक शख्स की वजह से नहीं हुआ था, इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बंटवारे की मांग की, लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया, और कांग्रेस, जिसने बंटवारे को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल में बताया गया है कि आजादी के समय देश के बड़े नेताओं के पास बंटवारे को लेकर अलग अलग राय थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरू में बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे जबरदस्ती ली जाने वाली दवा की तरह स्वीकार किया। इसके अलावा इस खास मॉड्यूल में लिखा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि भारत का बंटवारा मैंने नहीं किया, ये भारतीय नेताओं ने खुद मंजूर किया है। मेरा काम केवल इसे शांति से लागू करना था। जल्दबाजी की गलती मेरी थी, लेकिन इसके बाद हुई हिंसा की जिम्मेदारी भारतीयों की थी। महात्मा गांधी बंटवारे के खिलाफ थे। उन्होंने 9 जून 1947 को प्रार्थना सभा में कहा था, अगर कांग्रेस बंटवारे को मानती है तो ये मेरी सलाह के खिलाफ होगा, लेकिन मैं इसका विरोध हिंसा या गुस्से से नहीं करूंगा। इसके बावजूद हालात ऐसे बने कि नेहरू ने गृह युद्ध के डर से बंटवारे को स्वीकार कर लिया। लेकिन एनसीईआरटी के विभाजन वाले चैप्टर पर सियासी गदर छिड़ गया है। मैं तो आज आपके सामने पूरी एनसीईआरटी को चैलेंज करता हूं। आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ, फर्जी, फरेब, इतिहास का नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। आपको हर सब्जेक्ट को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बना देना तो बनाइए। विभाजन के बारे में एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाता है तो कांग्रेस पार्टी
ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहती है। लेकिन उनसे ये जरूर पूछा जाएगा, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि विभाजन हुआ क्यों। तू ये बता कि ये फैसला किसको लेना था, कौन सी पार्टी थी, कौन से नेता थे जिन्होंने ये फैसला लिया कि विभाजन होगा। एनसीईआरटी के विभाजन वाले चैप्टर को लेकर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा और सियासी तपिश तब और बढ़ गई जब इस सियासी जंग में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए, जिन्होंने विभाजन को लेकर नए दावे किए। मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था। जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे, मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। विभाजन विभीषिका दिवस के लिए एनसीईआरटी के जिस मॉड्यूल पर विवाद का नया चैप्टर खुला है, उसे क्लास 6 से 8 और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। छात्रों को बताया जाएगा कि 1947 में भारत के बंटवारे के समय लोगों को कितनी मुश्किलों और दर्द का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मॉड्यूल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतिहास को गलत पढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सियासत के बीच सवाल है कि आखिर एनसीईआरटी के मॉड्यूल के किए दावे में कितना दम है। देश के विभाजन के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो विभाजन किसने किया, कौन सी सरकार, कौन से नेता इसके जिम्मेदार थे असल में, इसी पर हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का बिना देरी के तारुफ उनसे करवा देती हूँ। बीजेपी नेता राम कुमार पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कुमार पाल जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। अंश वत्स जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, अंश वत्स जी बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। प्रकाश रंजन जी इतिहासकार हैं, प्रकाश रंजन जी बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। और आशीष कुमार जी शिक्षाविद हैं, आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ मैं। लेकिन शुरुआत मैं कांग्रेस पार्टी के साथ यानी अंश वत्स जी के साथ ही करना चाहती हूँ। गौरव भाटिया को आपने सुना सर, बीजेपी कह रही है कि तू इधर उधर की बात ना कर, बता कि विभाजन किसने किया, कौन सी सरकारें थी, कौन से नेता थे जिन्होंने विभाजन किया। और वो कह रहे हैं कि इतना दर्द क्यों हो रहा है अगर सच्चाई सामने आ गई है तो। देखिए, सच्चाई ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या आरएसएस और बीजेपी का हाथ नहीं था विभाजन के लिए। सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करती है, जो कि सबसे ज्यादा निंदनीय कार्य है। सच्चाई ये कि आज आपने एनसीईआरटी में ये सारी बातें डाल दी, लेकिन क्या उस एनसीईआरटी में इस बात का जिक्र है, जैसा आज पवन खेड़ा जी ने भी कहा कि 1938 में जो गुजरात अधिवेशन में हिंदू महासभा ने कहा कि हम 2 नेशन थ्योरी चाहते हैं, क्या उस बात का इसमें जिक्र है? क्या उस बात का इसमें जिक्र है जो 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में कहा कि हम लोग 2 नेशन चाहते हैं? क्या उस बात का जिक्र आज ये एनसीईआरटी की किताब करती है? क्या ये एनसीईआरटी की किताब उस बात का जिक्र करती है कि 1942 में आपने जो हिंदू महासभा थी और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर 3 प्रोविंस में जो सरकारें चलाई थी, और सबसे पहली जो जहां से प्रस्ताव को पारित किया गया था विभाजन के लिए, वो सिंध की जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जो सरकार चल रही थी उसने किया था। तो क्या इन सब बातों का उल्लेख इस एनसीईआरटी की किताब में है? ये सवाल आज पूछेगा देश, ये सवाल आज पूछेगा कि आप यहाँ पे आरएसएस और बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी क्लीन चिट दे रहे हो। मोदी जी आरएसएस को लेके यहाँ पे बड़ा बखान करेंगे रेड फोर्ट से, लेकिन आज सच्चाई ये देश जानता है कि जिस आरएसएस को इस देश के पहले गृह मंत्री, इस देश के जो सरदार पटेल जी ने जो बैन किया था, और उनकी क्या राय थी आरएसएस को लेके, आप उनका तो अपमान कर रहे हो। आप तो उनकी बड़ी यहाँ पे मूर्तियां बनाते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वगैरह, लेकिन उनका अपमान नहीं करते जब आप आरएसएस का यहाँ पे बखान करते हो। संदीप दीक्षित जी ने तो ये भी कह दिया है कि भाई ये तो अगर आप बीजेपी का मुखपत्र किसी सब्जेक्ट को बनाना चाहते हो, किसी बुक को बनाना चाहते हो या बुकलेट को बनाना चाहते हो, तो उसमें आपकी मर्जी है। मैं इसका जवाब राम कुमार जी आपसे लूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा प्रकाश रंजन जी का रुख कर लेती हूँ, इतिहासकार है। प्रकाश जी, ये जो अब आरोप प्रत्यारोप है, ये जो सियासत है वो एक तरफ है,
लेकिन उस दर्द को सबने झेला है। आज तलक उस बंटवारे के दर्द को, उस दंश को लोग झेलते हैं जो पीड़ित रहे, जिन लोगों ने अपनों को खोया और उन तक वो दर्द है। लेकिन इस पर हो रही सियासत लगातार वो सियासी नेता कर रहे हैं। लेकिन अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई आपने 1938 का जिक्र नहीं किया, क्या इसको पढ़ाया जाएगा? आप छात्रों को पढ़ाएंगे, 1940 में पढ़ाएंगे। जब जिन्ना ने ये मांग उठाई उससे पहले तो ये हिंदू महासभा, जो कि गुजरात में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें इस मांग को रखा गया था। आरएसएस, जिन्ना और ये मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से आगे बढ़ा ना विभाजन। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों मुद्दों पर जुड़ा हुआ है। आप जब विभाजन की बात करेंगे तो विभाजन में जितने भी तमाम उस समय की पार्टियां मौजूद थी, जितने भी दल थे, सरकार थे, सबकी भूमिकाओं का आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। ये सही बात है कि वर्तमान में जिस प्रकार से हम लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा एक प्रयास है। इसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या हिंदू महासभा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या सरकार जिन्ना किसी की भूमिका को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। सभी पहलुओं को देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस को और सशक्त तरीके से विभाजन रोकने के प्रयास करने थे, लेकिन जिस प्रकार से इससे कांग्रेस ने इसकी भूमिका निभाई है, वो अपने अंतिम समय तक उसे प्रयास किया कि विभाजन को नहीं होने दिया जाए। जहां तक हिंदू महासभा का प्रश्न है, निश्चित रूप से उसने जिन्ना के पहले द्विराज सिद्धांत को अपनाया था, वो उस बात को लेकर आगे बढ़े थे। सवाल ये है कि जब आज की डेट में हम इस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, क्या हम सभी पहलुओं को देख रहे हैं? क्या इस मॉड्यूल में क्या हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहलुओं को देखा गया है? सिर्फ कांग्रेस के ऊपर दोष मर दे रहे थे कि कांग्रेस ने विभाजन कराई, ये बात उचित नहीं है। कांग्रेस ने विभाजन नहीं कराई, कांग्रेस ने विभाजन को रोकने का पूरा प्रयास किया। गांधी के रोल को आप देख सकते हैं। मुद्दा यहाँ पर ये है कि वर्तमान में हम जो इतिहास को देख रहे हैं, देखिए इतिहास पर आपका विश्लेषण होते रहना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो इतिहास का विश्लेषण किया जा रहा है ये वर्तमान राजनीतिक फायदे के हिसाब से किया जा रहा है। लेकिन एक समय पर गांधी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। महात्मा गांधी ने खुद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बाकी जो नहीं मान रहे थे नेता, उनको भी मनाने पर मजबूर कर दिया, उनको भी स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि चलिए गृह युद्ध से बेहतर है कि विभाजन कर लिया जाए। ठीक है, गांधी को तो मनाने का पटेल ने किया था। सरदार तो मान ही नहीं रहे थे। गांधी तो अंतिम क्षण तक, वो तो पटेल जी थे जिन्होंने गांधी जी को मनाया कि नहीं आप बाबू मान जाओ। गांधी को अंतिम समय पे कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। गांधी को इस पे कैसे आप लपेट सकते कि गांधी? ये तो वर्तमान की राजनीति है जिसके आधार पर आप इतिहास को देखने का आप प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर आपको करना है नहीं ऐसे इस मॉड्यूल में दरअसल ये लिखा गया है ना, तो मैं वही आपको कोट करके बता रही थी कि जिस तरीके से आपने कहा कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए भी इसको भुनाया जा रहा है। इतिहास पर हालांकि विश्लेषण होते रहना चाहिए। मैं आशीष जी का रुख कर लेती हूँ। आशीष जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो नया मॉड्यूल आया है, ये जो नया बुकलेट आया है? अब कांग्रेस कह रही है कि भाई इतिहास को तोड़ मरोड़ कर परोसने की कोशिश एनसीईआरटी में, और एक बीजेपी का मुखपत्र उन्होंने बता दिया है, संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मनीषा जी, मैं पूरी घटना चक्र को जो है एक शिक्षाविद होने के नाते बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मैं देखता हूँ। इस तरह के कुत्सित प्रयास शिक्षा में नहीं करने चाहिए थे। राजनीति को आप अलग रखिए, राजनीति को शिक्षा में जबरदस्ती घुसाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। इतिहास में जो तथ्य होते हैं वे निरपेक्ष होते हैं, परंतु आप उसको किस रंग में रंग करके सामने रखते हैं ये अलग होता है। मैं, चूंकि आपका प्रश्न मुझसे जो है इसकी सच्चाई या इसके जो है फॉल्स रूट पर नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या शिक्षा की आज की आवश्यकता क्या थी? शिक्षा की आवश्यकता ये थी कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाया जाए। अभी मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि अच्छी शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। अभी लास्ट वीक का उनका स्टेटमेंट है। लगातार अगर आप जो है भारत सरकार के ही तमाम आंकड़ों को उठा करके देख लीजिए तो भारत में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। तो जब जरूरत ये थी कि आप शिक्षा के स्तर को उठाइए, आपने शिक्षा में और अधिक राजनीतिकरण करने की जो कोशिश की है,
वो गलत है, तथ्यात्मक रूप से गलत है, और ना सिर्फ तथ्य के रूप में गलत है बल्कि उसके पीछे की जो मंशा है वो मंशा हम जैसे शिक्षाविदों को बहुत परेशान करने वाला क्या है। मंशा है? हमें लगता है कि इस तरह की चीजों को जो है आशीष जी, क्या मंशा है इसके पीछे की? जैसा कि अभी हमारे साथी इतिहासकार जो है प्रकाश रंजन जी इसके बारे में बड़ा खूबसूरती तरीके से बोल रहे थे कि ये एक राजनीतिक मंशा है। राजनीतिक मंशा इस तरह से है कि आप किसी एक जो है घटना चक्र को, एक पर्टिकुलर पार्टी के को विलेन, दूसरे को आप हीरो बना करके प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। इस देश की आजादी में हर कोई शामिल था और जब इस तरह के निर्णय लिए गए तो उसमें भी हर कोई शामिल था, कोई कम कोई ज्यादा। मैं इस बात को समझने के लिए उदाहरण देता हूं। जब संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान सभा की बैठक हमारे देश के विभाजन के पूर्व शुरू हो चुके थे और पहली ही बैठक में यह तय किया गया था कि संविधान सभा के निर्णय कैसे लिए जाएंगे, और यह तय किया गया था कि संविधान सभा के निर्णय हम सर्वसम्मति से लेंगे, ना कि बहुमत के आधार पर लिएंगे। तो जो पूरा का पूरा संविधान तैयार है वह बहुमत के आधार पर न तैयार करके सर्वसम्मति पर तैयार किया गया है। तो आप समझिए कि देश के विभाजन में भी सभी लोग शामिल हैं। आप गोलवलकर को उठा करके पढ़िए, हेडगोवर को उठा करके पढ़िए, आप सावरकर को पढ़िए, सावरकर समग्र जो उनकी खुद की आत्मकथा है, हर किसी ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार किया हुआ है। बात ये भी सही है, प्रकाश रंजन जी ने बहुत सही बोला कि कांग्रेस को जितनी मजबूती के साथ अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ सकते थे आप, उतनी ही मजबूती से आप जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ भी आपको लड़ लेना चाहिए था। शायद कांग्रेस से यहाँ पर जो है चूक हुई है, तो मैं मानता हूँ कि कम या ज्यादा ठीक है, कांग्रेस से यहाँ पर भूल हुई है, उसका मैं जवाब अंश जी से लूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा राम कुमार जी का रुख कर ले। तो राम कुमार जी, एक पक्ष की तरफ या फिर एक पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाना वो सही नहीं है। आपने इससे पहले प्रकाश रंजन जी को भी सुना, आशीष कुमार जी को भी सुना, जो कि इतिहासकार हैं और शिक्षाविद के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। वो किसी राजनीति में नहीं पड़ेंगे, वो किसी राजनीतिक झुकाव में या दबाव में इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। वो ये अपना आकलन और अपना विश्लेषण बता रहे हैं कि इस मॉड्यूल में ये जो आपने बुकलेट जारी किया है एनसीईआरटी ने, इसमें 1938 का जिक्र नहीं है, इसमें 1940 का जिक्र नहीं है। सबसे पहले तो ये मांग कहाँ उठी थी? ये तो गुजरात में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में उठी थी ना, हिंदू महासभा के। क्या ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा? आप एक पक्ष को, एक पार्टी को एक कटघरे में या एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये सही नहीं है। देखिए, ये जो बंटवारा हुआ था, इसके कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया था, जबकि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। और बंटवारे की जून में 1948 की डेट थी, लेकिन इसको घाई में जल्दबाजी में 1947 में किया गया और लाखों लोगों को असमंजस में डाला गया। ये किसने कबूल किया? सत्ता में कौन था? 47 से पहले भी तो जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज के झंडे तले शपथ ली थी। उस समय जो अंतरिम सरकार बनी थी और संविधान सभा दोनों ही काम कर रही थी, उस समय हिंदू महासभा के लोग भी शामिल थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, सरकार में दोनों शामिल थे। मैं केवल फैक्चुअल करेक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, फैक्चुअल कनेक्शन हम आपके बातों में तो हम पढ़े नहीं, बीच में आए नहीं। आप इतने वरिष्ठ हो के हमें छोटे जरूरी है, बाकी मैं क्षमा चाहूंगा, छोटी बात जारी रखें प्लीज। देखिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन हमू ने। पहले अध्यक्ष भी बाद में बने थे बनर्जी जी। इस कांग्रेस को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि ये आजादी की लड़ाई। अच्छा, आप लोग कहते हैं कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो क्या वो इसमें महलों में उनको सजा होती थी? कहाँ रुकते थे वो? कांग्रेस के नेताओं को सजा किस जगह दी जाती थी? आप बताइए। तो आजादी की लड़ाई किसने लड़ी थी? अफगान के राम कुमार जी, आजादी की लड़ाई किसने लड़ी थी? आरएसएस ने। देश के सारे लोगों ने लड़ी थी, कांग्रेस के किसी भी। तो फिर जब आजादी की लड़ाई सबने लड़ी, आजादी की लड़ाई जब सबने लड़ी, तो विभाजन के लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार अकेली? कांग्रेस के किसी भी नेता को अंग्रेजों ने कोई सजा डिक्लेयर नहीं, कोई गोली नहीं मारी, किसी ने भी अपनी आहुति नहीं दी है। सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी भारत नेशन के लिए बनी थी 1885 में, और उसके बाद में इनको जब सजा होती थी तो अफगान महल में रुकते थे।
और जो जिसकी बात करे सावरकर, वो अंडमान निकोबार में 10/8 की खोली में रुकते थे। अब बताइए, ये सजा होती है? और जवाहरलाल नेहरू को वहां बैठकर पूरी इतिहास लिखते थे, जो लिखना था। राम कुमार जी, मॉड्यूल में अगर सच्चाई दिखानी है, मॉड्यूल में अगर इतिहास बच्चों तक पहुंचाना है, तो फिर वो तो स्टार्टिंग से दिखाना होगा कि विभाजन हुआ, कौन इसके जिम्मेदार थे, किसने स्वीकारा और किसने लागू किया, किसने इसकी मांग उठाई। लेकिन कहां से पहली बार इसकी मांग उठी, उसका जिक्र नहीं करेंगे क्या? पहली मांग 1837 के अंदर जो इनके विख्यात मुस्लिम लोग हैं उन्होंने उठाई थी। उसके बाद बात चलती रही। तो हिंदू महासभा का अधिकार क्या था? मुस्लिम लीग के यहाँ सरकार में थी क्या? बंटवारे को तो कांग्रेस ही स्वीकार किया, महात्मा गांधी के विरोध को भी नहीं माना। और 1 साल पहले किया, हड़बड़ी में लाखों मौत हुई। बांग्लादेश में कितने लोग मरे बंगाल से? ठीक है, इसका भी ध्यान रखा जाए। कोई फोकट में नहीं मिली है रंजन जी। ठीक है अंश जी, आजादी कोई फोकट में नहीं मिली, बलिदान। हाँ, अब मैं जवाब दे दूं। सच्चाई ये है कि आजादी की लड़ाई में अगर आप देखेंगे, गांधी जी ने 15 साल अपने जीवन के व्यतीत किए जेल के अंदर। आजादी की लड़ाई में नेहरू जी ने 10 साल के करीब अपने जीवन जो है जेल में व्यतीत करे। और ये सावरकर जी को यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो सावरकर जी जिनकी फोटो को सबसे पहली बात तो जो है कल मैंने देखा कि इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाओं के लिए सबसे बड़ा भगत सिंह जी से भी बड़ा तस्वीर दिखा दी, गांधी जी से भी बड़ी तस्वीर दिखा के सरकार ने जो पेश किया था, तो ये बड़ा कृतज्ञ के काम था। अरे उन सावरकर जी का आप कर रहे हैं जिन्होंने 9 बार जो है माफी मांगी थी अंग्रेजों से। उन्होंने कहा कि भैया अगर हमें छोड़ देंगे तो हम जो है आपके लिए काम करेंगे। सच्चाई है कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि भैया मैं हैरान हूं कि सावरकर और जिन्ना के जो थॉट्स है टू नेशन थ्योरी पे वो एकदम सेम है। और उस चीज को लेकर अम्बेडकर जी का ये बयान था कि वो हैरान थे इस चीज को लेकर। दोनों को अपोज करना चाहिए था, सावरकर जी को जिन्ना का इस पे विरोध करना चाहिए था, लेकिन वो इसके पक्ष में थे। ये इस अम्बेडकर जी के बयान थे। आज ये पूछना चाहूंगा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पद पे थे? मैंने किसी के बीच में नहीं कहा। मनीषा जी ऐसे नहीं हो सकता, मैंने किसी के बीच में नहीं कहा था। प्लीज ऐसे नहीं बोल सकते वो बीच में। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, प्लीज मेरी बात को भी रखिए। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसको लेकर लगातार सियासी तपिश जो है वो अपने चरम पर है। इमरान मसूद ने आरोप लगा दिया एनसीईआरटी की नए बुकलेट चूंकि जारी हुई है, इसको लेकर इमरान मसूद ने कहा, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं, उसके बाद यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इतिहास बदल नहीं सकते आप। इतिहास आप बदल नहीं सकते हो। विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना, जिम्मेदार मुस्लिम लीग, जिम्मेदार आरएसएस, जिम्मेदार लॉर्ड माउंटबेटन, ये लोग जिम्मेदार थे। मुस्लिम लीग का मतलब जिन्ना ही है। सबसे पहले 2 राष्ट्र की जो थ्योरी दी थी वो सावरकर साहब ने बोली थी, गुरु गोलवालकर ने बोली थी। उसके बाद इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने बाकायदा 1936 के अंदर इसको रेजोल्यूशन बनाया और 1940 के लाहौर अधिवेशन में बाकायदा उन्होंने आर पार के लिए ऐलान कर दिया था। 1941 के अंदर ए.के. फजलुल हक की सरकार में मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर भगवान दास सिंध के प्राइम चीफ मिनिस्टर थे, मुस्लिम लीग के समर्थन से। कांग्रेस की फ्रंटियर की सरकार इन्होंने हटाई थी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के। देखिए, एनसीईआरटी की किताब में या स्पेशल मॉड्यूल में क्या है, इसके बारे में मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी तो नहीं है, परंतु मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। पर चाहे किसी सिलेबस में हो ना हो, इतिहास से मुंह फेरा जा सकता है क्या? इतिहास के प्रति शुतुरमुर्ग बनना और खेड़ा जी का बखेड़ा खड़ा करना, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खेड़ा जी केवल इतना बताइए, कांग्रेस पार्टी केवल इतना बताए, सत्ता की शिखर पर कौन था उस समय? रोकने की ताकत किसमें थी लास्ट मोमेंट पर? अगर कोई चाहता कि ना हो बंटवारा, तो वो कौन थे जो उस बंटवारे को रोक पाते? जिन्ना, जिसने प्रपोज किया, कांग्रेस, और कांग्रेस में खासकर नेहरू जिसने इसको सेकंड किया, और माउंटबेटन जिसने इसको इंप्लीमेंट किया। तो आपने सुना